लड़की ने ऊपर देखा और एक शेर का बच्चा दरख्त से नीचे गिरा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कहां से आया, लेकिन उसकी बेचारी सी छोटी सी शक्ल देखकर आलमा उसे अकेले जंगल में छोड़ने का सोच भी नहीं पाई, तो वह बच्चे को अपने साथ घर ले आई। जब आलमा दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी एक सफेद भेड़िया जो अपने मुंह में एक भेड़िए का बच्चा उठाए हुए था, अचानक अंदर घुस आया और चुपचाप कमरे के कोने में बैठ गया। आलमा हैरान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर ध्यान से देखा। पता चला कि उसने पहले भी इस सफेद भेड़िए को देखा था। कुछ दिन पहले जब वह जंगल में घूम रही थी, यह भेड़िया अचानक सामने आ गया था और उसे डरा दिया था, लेकिन यह सफेद भेड़िया बिल्कुल भी आक्रामक नहीं लग रहा था। उसने बस आलमा की तरफ देखा जैसे मदद मांग रहा हो। तभी आलमा ने देखा कि भेड़िया एक रस्सी के जाल में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था। शायद आलमा के कपड़ों से आने वाली एक जानी पहचानी खुशबू ने उस भेड़िए को शांत महसूस करवाया हो। आलमा को अचानक अपने दादाजी का एक वीडियो याद आ गया जो उन्होंने उसके लिए छोड़ा था। उस वीडियो में उनका एनिमल फ्रेंड यही सफेद भेड़िया था। उसने महसूस किया कि उसकी जैकेट पर अभी भी दादाजी की खुशबू थी, तो उसने अपनी जैकेट उतारकर भेड़िए के पास रख दी ताकि उसे तसल्ली मिल सके। फिर उसने एक छोटी छुरी से जाल काट दिया, लेकिन जैसे ही भेड़िया आजाद हुआ, बिना पीछे देखे वहां से चला गया। फिर भी आलमा खुश थी क्योंकि उसने एक जानवर को आजादी दिलाई थी, लेकिन उसने यह कभी सोचा भी नहीं था कि वही सफेद भेड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाएगा। वह आलमा के कमरे में घुस आया, जिसकी वजह से आलमा थोड़ी सी परेशान हो गई थी। उसका शांत सा घर अचानक एक चिड़ियाघर बन गया था। वह बस चुपचाप पियानो प्रैक्टिस करना चाहती थी और अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन इन जानवरों के आने से वह काफी ज्यादा थक गई थी। उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन उसके फोन में सिग्नल ही नहीं था। तभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एजेंसी के 2 पेट्रोल ऑफिसर उसके घर आए और शेर के बच्चे के बारे में पूछने लगे। पता चला कि उस बच्चे की माँ को शिकारियों ने मार दिया था और उस बेबी लॉयन को एक सर्कस को बहुत महंगी कीमत पर बेच दिया गया था। लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तो प्लेन क्रैश हो गया। किस्मत से शेर का बच्चा एक पेड़ पर चिड़िया के घोंसले में जा गिरा, लेकिन एक बाज ने उस पर हमला किया और उसे भगा दिया, और तकदीर ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि वह सीधा आलमा की बाहों में आ गिरा। आलमा ने पहले सोचा कि सच बताकर शेर के बच्चे को वापस कर देगी, लेकिन जब उसने सुना कि वे उसे सर्कस में भेजने वाले हैं तो उसका मन बदल गया। उसने फैसला किया कि वह उसे छुपाएगी। आलमा ने अपने माँ बाप को छोटी सी उम्र में खो दिया था और कुछ दिन पहले उसके प्यारे दादाजी भी गुजर गए थे, इसीलिए वह जानती थी कि परिवार को खोना कितना दर्दनाक होता है। जब वह घर वापस आई तो उसने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा था। तभी शेर का बच्चा आराम से चलकर उसकी तरफ गया। आलमा घबरा गई। उसे डर था कि कहीं भेड़िया उस बच्चे को मार न दे, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि शेर का बच्चा भेड़िए के पास गया और भेड़िए के बच्चे के साथ दूध पीने लगा, और सफेद भेड़िए ने उसे रोका भी नहीं। शायद उसके लिए शेर का बच्चा भी एक छोटा सा बच्चा ही था जिसे सिर्फ प्यार और देखभाल की जरूरत थी। ये प्यारा नजारा देखकर आलमा का दिल भर आया और उसने दोनों को गोद लेने का फैसला कर लिया। अगले कुछ दिनों में दोनों छोटे बच्चे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों बच्चे घर के अंदर बिना किसी फिक्र के खेलते रहते, इधर उधर उलट पुलट करते। सफेद भेड़िया रोज वक्त पर लौटकर उन्हें दूध पिलाता। इतना खूबसूरत नजारा देखकर आलमा ने अपना फोन निकाला और हर पल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ दोनों बच्चे आलमा से और भी ज्यादा जुड़ गए। वे हर जगह उसके पीछे पीछे घूमते। जब आलमा पियानो प्रैक्टिस करती तो वे दोनों चुपचाप बाहर खेलने चले जाते, लेकिन जैसे ही वह रुकती, दोनों उसके छोटे साए बन जाते, उसके बिल्कुल पास चिपक जाते। कभी कभी वे तीनों एक छोटी सी लकड़ी की केबिन में जंगल के बीच सो जाते या कभी पानी में उछलते कूदते। शाम को वे किनारे बैठकर सूरज का ढलना देखते और रात होते ही दोनों बच्चे आलमा के पास लिपट जाते और आराम से सो जाते। कुछ दिन बाद आलमा का बहुत इंतजार किया गया पियानो एग्जाम आ गया। उसने दोनों छोटों से कहा कि घर पर ही रहना, कोई शरारत मत करना, और वादा किया कि वह 2 दिन में वापस आ जाएगी। उसने एक खिड़की भी खोल दी ताकि सफेद भेड़िया आसानी से अंदर बाहर आ सके। जैसे उम्मीद थी, आलमा का परफॉर्मेंस बेमिसाल था। उसने सभी प्रतिभागियों में अपनी अलग पहचान बनाई और लॉस एंजलिस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में जगह जीत ली। Alma Durankel, congratulations. उसका जिंदगी भर का सपना पूरा हो गया, लेकिन आलमा खुश नहीं थी क्योंकि अब इसका मतलब था कि वह अब वापस लौटकर उन दोनों बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी। भेड़िए के बच्चे के पास तो अभी भी उसकी माँ थी, लेकिन शेर के बच्चे के लिए आलमा ने एक सुरक्षित जगह ढूंढना शुरू किया। लेकिन मुसीबत उम्मीद से पहले ही आ गई। एक दिन जब सफेद भेड़िया शिकार पर गया था तो उसे वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर के स्टाफ ने देख लिया। उन्होंने चुपचाप अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन उठाई और बिना कुछ कहे सफेद भेड़िए को पकड़कर ले गए। जब आलमा घर लौटी तो जो दृश्य उसने देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। दोनों छोटे जानवर भूख से तड़पकर घर को उलट पलट कर चुके थे। हर जगह चीजें बिखरी हुई थीं, जिसे देखकर उसे गुस्सा आया। लेकिन जब उसने ढूंढा तो उसे सफेद भेड़िया कहीं नहीं मिला। भेड़िया को ढूंढने के लिए आलमा तुरंत बाहर भागी, लेकिन भेड़िया कहीं भी नजर नहीं आया।
आखिरकार उसे मजबूरी में घर लौटना पड़ा ताकि भूखे बच्चों को कुछ खिला सके। सफेद भेड़िए का अचानक चला जाना आल्मा के लिए बहुत ही तकलीफ देह था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक साथ अपनी नौकरी और इन जानवरों की देखभाल कैसे करे। तो उसने एक मुश्किल फैसला लिया कि वह दोनों बच्चों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एजेंसी के हवाले कर देगी, क्योंकि शायद वहां वे ज्यादा सुरक्षित और खुश रहेंगे। शायद उन्हें भी कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए उस रात दोनों चुपचाप आल्मा के बिस्तर में आ गए और उससे लिपट गए, जैसे कह रहे हो कि वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। आल्मा का दिल पिघल गया। उसने मन ही मन एक वादा किया कि वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। और फिर आल्मा ने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय उन दोनों को पालने में लगाने का फैसला कर लिया। सफेद भेड़िए के जाने के बाद दोनों बच्चे अब आल्मा को ही अपनी माँ समझने लगे थे। आल्मा ने उन्हें नए नाम दिए। भेड़िए का नाम रखा मोजार्ट और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। जो सपना आल्मा का था म्यूजिक का, वह अब इन दोनों के जरिए जीवित रहेगा। और मोजार्ट तो सच में एक म्यूजिशियन जैसा व्यवहार करने लगा। वह पियानो बजाने लगा जैसे कोई माएस्ट्रो हो। जब आल्मा अपना हल्का फुल्का पियानो बजाती, उसकी मधुर धुन हर तरफ गूंजने लगती। तभी ठंड का मौसम आ गया। पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। दोनों बच्चे अब बड़े और मजबूत हो चुके थे। आल्मा हर रात उनके लिए स्वादिष्ट डिनर बनाती। उनकी भूख अब काफी बढ़ गई थी। दोनों मिलकर उनके लिए बहुत सारा गोश्त लाते ताकि वे पेट भरकर खा सकें। हालांकि जो हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे, लेकिन उनकी बढ़ती साइज देखकर अब भी थोड़ा डर जाते थे। इसलिए उन्होंने आल्मा से कहा कि वह हर दिन रेडियो पर उनसे संपर्क करे ताकि उसकी सुरक्षा का पता चलता रहे। जैसे जैसे मोजार्ट और ड्रीमर बड़े होते गए, उनका इलाका भी बढ़ता गया। लेकिन आल्मा को अंदाजा नहीं था कि मौसम के बदलने के साथ साथ खतरा भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही बर्फ पिघली, जंगल में फिर से जिंदगी लौट आई। एक दिन एक माँ और बेटी फूल तोड़ने के लिए आइलैंड पर आईं। मोजार्ट और ड्रीमर ने उन्हें देखा तो पूरी स्पीड से उनकी तरफ भाग पड़े। आल्मा घबरा गई। उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वह तेज दौड़ती हुई उन्हें रोकने चली, लेकिन अचानक एक पत्थर से टकरा गई और जमीन पर जोर से सिर लगने से बेहोश हो गई। आवाज सुनकर सबसे पहले मोजार्ट वापस आया। जब उसने आल्मा को जमीन पर पड़ा देखा तो वह घबरा गया। जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करने के बाद रोकर माफी मांगता है, वैसे ही मोजार्ट उसे बार बार धक्का देकर जगाने की कोशिश करने लगा। तभी ड्रीमर भी आ गया। दोनों उसके आसपास घूमते रहे और चीखते रहे, बस इस उम्मीद में कि कोई आकर मदद करे। लेकिन यह एक अकेला आइलैंड था। वहां कोई नहीं था। रात हो गई, लेकिन दोनों ने आल्मा का साथ नहीं छोड़ा। ठंड और अंधेरे में चुपचाप उसके पास बैठकर उसकी रखवाली करते रहे। अगले दिन सुबह वॉकी टॉकी पर दादाजी जो की आवाज आई। उनका हर दिन चेक इन का वादा था, लेकिन उस दिन उन्होंने कई बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर जो ने तुरंत अपनी बोट उठाई और आइलैंड की तरफ निकल गया। जब वह आल्मा के घर पहुंचा और उसे वहां नहीं पाया, तो उसने पूरे आइलैंड में तलाश शुरू कर दी। मोजार्ट ने उसे देखा और जोर से चीखा। जो ने आवाज पहचान ली और आखिरकार आल्मा को जमीन पर पड़ा देखा, लेकिन उसके आसपास एक भेड़िया और एक शेर था। उसे समझ नहीं आया कि आगे कैसे बढ़े। मजबूरी में उसने पुलिस को कॉल किया। आल्मा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उस ठंडी रात में अगर मोजार्ट और ड्रीमर उसके पास न होते मैं तो शायद वह जिंदा न बचती। लेकिन जो के इमरजेंसी कॉल की वजह से मोजार्ट और ड्रीमर को कंजर्वेशन टीम ले गई। एक दुर्लभ प्रजाति होने के कारण मोजार्ट की अच्छी तरह से सुरक्षा की गई और वहां आखिरकार उसकी मुलाकात उसकी माँ से हो गई। लेकिन ड्रीमर इतना लकी नहीं था। पुलिस ने उसे वापस सर्कस भेज दिया। जब ड्रीमर ने रिंग मास्टर एलन को देखा तो वह तुरंत गुस्से से भर गया। लेकिन उसकी किस्मत अब बदलने वाली नहीं थी। एलन ने अपने बेटे राफा से कहा कि अगर शेर को वाकई में वश में करना है तो उसके दिल में डर बैठाना होगा। फिर उसने ड्रीमर को एक चमड़े की छड़ी से बेहद बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उधर आल्मा अस्पताल में मोजार्ट और ड्रीमर के बारे में सोच सोच कर पागल सी हो रही थी। उसने चुपके से अस्पताल से भागकर पुलिस स्टेशन का रुख किया ताकि उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन पुलिस अफसरों ने न सिर्फ उसकी बात को नजरअंदाज किया, बल्कि यह भी कह दिया कि जंगली जानवरों को घर में रखना गैरकानूनी है। कोई और रास्ता न देखकर आल्मा ने खुद ही उनकी तलाश करने का फैसला किया। जल्दी ही उसका संपर्क एली से हुआ, जो वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर का डायरेक्टर था। एली ने बताया कि मोजार्ट अब बहुत खुश है। उसकी माँ से उसका मिलन हो चुका है। ये सुनकर आल्मा को थोड़ा सुकून मिला, जैसे उसका आधा बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन उसका दिल अब भी ड्रीमर के लिए बेचैन था। उसे पूरा भरोसा था कि ड्रीमर को सर्कस में ही वापस भेजा गया होगा और उसने कसम खाई कि चाहे उसे पूरी दुनिया के सर्कस क्यों न खंगाल
निकालने पड़े वह ड्रीमर को ढूंढकर ही रहेगी। उसी दिन सर्कस की कारवां वुल्फ सेंटर के पास से गुजरी। मोजार्ट ने ड्रीमर की दहाड़ को पहचान लिया और जोर से चीखा, लेकिन सर्कस वाले बिना रुके आगे निकल गए। उसी पल मोजार्ट के दिल में एक हिम्मत भरा फैसला उभरा, वह ड्रीमर को ढूंढेगा और उसे बचाकर वापस लाएगा। उसी रात मोजार्ट ने तार की फेंसिंग के नीचे एक गड्ढा खोदा और वुल्फ सेंटर से भाग निकला। काफी दूर तक भागने के बाद वह आखिरकार सर्कस के कैंप तक पहुंच गया। वहां उसने फिर से जमीन खोदी और आसानी से अंदर घुस गया। लेकिन जब वह ड्रीमर के पिंजरे तक पहुंचा तो उसे समझ नहीं आया कि उस पिंजरे का ताला कैसे खोला जाए। फिर भी मोजार्ट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक लकड़ी उठाई और उसे एक लीवर की तरह इस्तेमाल करते हुए पिंजरा खोलने की कोशिश की। ये देखकर ड्रीमर भी तुरंत उठकर मदद करने लगा, लेकिन वह कमजोर सी लकड़ी लोहे की मजबूत सलाखों के सामने कुछ भी नहीं थी। पिंजरे से हो रही आवाज ने एलन का ध्यान खींच लिया। उसे ड्रीमर की बेचैनी समझ नहीं आई, इसलिए उसने पिंजरा खोलकर देखने का फैसला किया। उस पल मोजार्ट अचानक झपटकर बाहर निकला और एलन को जमीन पर गिरा दिया। नखरे करना बंद करो। फिर मोजार्ट और ड्रीमर दोनों मिलकर वहां से भाग निकले। आखिरकार दोनों दोस्त फिर से मिल गए थे। अब वापस घर लौटने का वक्त था। जंगल के रास्तों और जानी पहचानी खुशबुओं का पीछा करते हुए शेर और भेड़िया अपना रास्ता ढूंढने लगे। भूख लगने पर दोनों एक सुपरमार्केट में छुपकर घुस गए और वहां पेट भरकर खाना खाया। सिक्योरिटी गार्ड आवाज सुनकर भागता हुआ आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक शेर और एक भेड़िया सुपरमार्केट के अंदर हैं, तो वह तुरंत उल्टे पांव दौड़कर सिक्योरिटी रूम में घुस गया और पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन मोजार्ट और ड्रीमर तब तक काफी दूर निकल चुके थे। इसी बीच एली ने अल्मा को बताया कि मोजार्ट ने ड्रीमर को बचा लिया है। एली ने अल्मा से उनकी तलाश में मदद मांगी। मोजार्ट के गले में अब भी ट्रैकिंग कॉलर था, इसलिए उनका लोकेशन जल्दी ट्रेस हो गया। अब पूरे शहर की पुलिस मोजार्ट और ड्रीमर की तलाश में लग चुकी थी। एलन भी जंगल में अपनी राइफल के साथ पहुंच गया। जल्दी ही उसने ड्रीमर को नदी के पास पानी पीते हुए देख लिया। एलन ने राइफल उठाई, निशाना लगाया, लेकिन मोजार्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना कुछ सोचे समझे वह एलन पर झपटा, लेकिन उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लग गया। ये डोज ड्रीमर के लिए था और मोजार्ट के लिए यह जानलेवा हो सकता था। बचने के लिए एलन ने राफा से कहा कि ट्रैकिंग कॉलर को कहीं फेंक दो, लेकिन राफा ने चुपके से उसे अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया। एलन और राफा के जाने के बाद ड्रीमर मोजार्ट के पास दौड़कर आया और चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। एली और अल्मा ने ट्रैकर सिग्नल का इस्तेमाल करके एलन और राफा को ढूंढ कर निकाला, लेकिन एलन ने सब कुछ झूठ बोल दिया। कहा कि उसे तो कॉलर रास्ते से मिला। उनके जाने के बाद राफा बहाना बनाकर वॉशरूम गया, लेकिन चुपके से एली और अल्मा के पास लौट आया। उसने उन्हें वही जगह दिखाई जहां कभी सफेद भेड़िए को पकड़ा गया था, लेकिन मोजार्ट अब वहां नहीं था। अल्मा बहुत बेचैन थी। उन्हें पुलिस से पहले मोजार्ट और ड्रीमर को ढूंढना था। राफा के सुझाव से अल्मा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वह जंगल के रास्ते से वही संगीत बजाते हुए ड्राइव करेगी जो वो प्रैक्टिस करते वक्त बजाया करती थी। जैसे ही संगीत बजना शुरू हुआ, ड्रीमर ने वो पहचानी हुई धुन सुनी और तुरंत बाहर भाग आया। अल्मा को देखकर वह खुशी से झूम उठा और उसे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी तक ले गया जो जंगल में थी। मोजार्ट भी पुनर्मिलन देखकर इतना खुश हुआ कि उसने अल्मा को प्यार भरे चुंबन दिए, जैसे अपनी सारी छुपी हुई भावनाएं निकाल रहा हो। अल्मा दौड़कर सबको बताने गई कि उसने मोजार्ट को ढूंढ लिया है, लेकिन तभी एलन राइफल के साथ आ गया और उसने मांग की कि ड्रीमर को उसके हवाले कर दिया जाए। सबको सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब राफा अपने बाप एलन के सामने आ गया। उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच गई। अल्मा तुरंत केबिन के अंदर भागी और मोजार्ट और ड्रीमर को एक छुपे हुए सुरंग के रास्ते बाहर निकाल ले गई। जब तक पुलिस अंदर आई, वो तीनों वहां से जा चुके थे। वो एक खोखले पेड़ के नीचे से बाहर निकले। झील के उस पार अल्मा का प्राइवेट आइलैंड था। अगर वे झील पार कर लेते तो वे सुरक्षित रहते, क्योंकि वहां पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अल्मा अब भी परेशान थी। वो बार बार मोजार्ट और ड्रीमर को जल्दी करने को कह रही थी, लेकिन ड्रीमर पुलिस के सामने आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो चाहता था कि अल्मा और मोजार्ट के भागने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। मजबूरी में अल्मा और मोजार्ट को पहले निकलना पड़ा। तभी गोली चलने की आवाज आई और अल्मा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद ड्रीमर को गोली लग गई है। दुख से भरी हुई अल्मा मोजार्ट के साथ आइलैंड पर वापस आ गई, लेकिन मोजार्ट जो कुछ नहीं समझ पाया था, झील के किनारे ड्रीमर का इंतजार करता रहा। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ आवाज आई। सबने देखा एक जाना पहचाना सा साया अंधेरे से बाहर आया। वो ड्रीमर था। उसने किसी तरह पुलिस से बचकर निकलने में कामयाबी पाली थी। मोजार्ट खुशी से चिल्लाता हुआ ड्रीमर की तरफ दौड़ा। ये देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। अब वो हमेशा के लिए उस प्यार से भरे आइलैंड पर जी सकते थे। सच्चा और निष्कलंक प्यार जातियों से परे होता है। दो जानवर जो आमतौर पर एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, उन्होंने सिर्फ प्यार की वजह से सबसे गहरी दोस्ती बना ली। हर जीव के पास एक आत्मा होती है। इस पल के बाद जिंदगी एक गीत बन गई और जज्बात एक नदी की तरह बहने लगे। डूबता सूरज नारंगी समुंदर में खो गया। शाम की ठंडी हवा भी उस प्यार की गर्मी के आगे झुक गई। जब तक दिल में प्यार जिंदा है, तब तक कोई पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं लगता, कोई समुंदर ज्यादा गहरा नहीं लगता। हर जगह एक खूबसूरत मंजर बन जाती है। ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी उतनी ही
ही सच है। ये एक सच्ची कहानी है। आखिर में भेड़िया और शेर हमेशा के लिए एक साथ रहने लगे।